नमस्कार। आज हम एक बहुत ही असरदार कहानी पर बात करने वाले हैं जी। और उसके पीछे जो गहरे सवाल छिपे हैं उन पर भी। कहानी का नाम है पूस की रात। हाँ, प्रेमचंद की बहुत मशहूर कहानी है ये। बिल्कुल। और इसके मुख्य पात्र हैं हल्कू, एक किसान। कहानी बस उसकी एक सर्द रात के बारे में है, लेकिन कह बहुत कुछ जाती है। हमारे पास कहानी के कुछ हिस्से हैं और उसका एक सार भी है। हाँ, और ये कहानी मतलब हमें सीधे भारत के किसानों की जो कठोर सच्चाई है ना, उससे रूबरू कराती है। पूस का महीना यानी कड़कड़ाती ठंड। हाँ, दिसंबर जनवरी वाली। वही। और हल्कू को अपने खेत की रखवाली करनी है रात में। तो ये कहानी हमें बताती है कि उस रात उसके साथ क्या क्या हुआ, क्या मुश्किलें आईं। और देखिए, हमारा मकसद सिर्फ कहानी दोहराना नहीं है। हम इसके जरिए उन मुद्दों की तह तक जाना चाहते हैं जो ये कहानी उठाती है, जैसे गरीबी, वो कितनी भयानक हो सकती है। हाँ, और किसान की मजबूरी, मतलब वो चाहकर भी कुछ कर नहीं पाता कई बार। और कैसे उसकी सारी मेहनत परिस्थितियों के आगे बेकार हो जाती है। हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये कहानी आज भी इतनी जरूरी क्यों लगती है। सही कहा। तो चलिए हल्कू की इस रात के साथ चलते हैं, देखते हैं क्या समझ आता है। तो कहानी शुरू होती है हल्कू के एक मुश्किल से, एक दुविधा से। हाँ। सर्दियां जोरों पर हैं, रात में खेत पर जाना है, रखवाली करनी है, नहीं तो नीलगाय या दूसरे जानवर आके फसल खराब कर देंगे। और यही सबसे बड़ी दिक्कत है। हाँ, दिक्कत यह है कि उसके पास ठंड से बचने के लिए मतलब जरूरी गर्म कपड़े तक नहीं है। न कंबल, न कोई ढंग की चादर या कोट। और यहीं पर उसकी पत्नी मुन्नी, उसका जिक्र आता है। कहानी में है कि वो चाहती है कि हल्कू कंबल खरीद ले। हाँ, घर में थोड़े पैसे रखे हैं, शायद 3 रुपए। मुन्नी कहती है इनसे कंबल ले लो, नहीं तो ठंड में कैसे रहोगे रात भर खेत में। लेकिन वो पैसे शायद लगान के लिए रखे थे या किसी और जरूरी काम के लिए। हाँ, शायद साहूकार को देने थे। तो ये चुनाव बहुत मुश्किल है। कंबल खरीदें जो कि शरीर की जरूरत है, या लगान दें जो सामाजिक दबाव है। ये सिर्फ पैसों की तंगी नहीं है, ये दिखाता है कि चुनाव कितना मुश्किल है जब जरूरतें आमने सामने हों। एक तरफ कड़ाके की ठंड, दूसरी तरफ शायद कर्ज का डर। बिल्कुल, कर्ज न चुकाओ तो शायद जमीन का संकट, और ठंड सही तो जान का संकट। मतलब दोनों ही तरफ से मुसीबत। सही। ये वो हकीकत है जहां गरीबी इंसान को अपनी सबसे बुनियादी जरूरत पर भी सोचने को मजबूर कर देती है। और आखिर में हल्कू क्या करता है? वो कंबल खरीदने का विचार छोड़ देता है, तय करता है कि ऐसा ही जाएगा खेत पर, बिना गर्म कपड़ों के। और ये फैसला, क्या ये हिम्मत है या सिर्फ लाचारी? मुझे लगता है ये लाचारी ज्यादा है। ये दिखाता है कि हालात आपको ऐसी जगह ले आते हैं जहां आपके पास अच्छा या बुरा चुनने का विकल्प नहीं होता, बस कम बुरा चुनना होता है। उसने ठंड सहना चुना, शायद इसलिए कि लगान न चुकाने का डर उसे ज्यादा बड़ा लग रहा था। हाँ, ऐसा ही लगता है। तो ठीक है, अब हल्कू पहुंचता है खेत पर, और यहाँ ठंड का जैसा वर्णन है कहानी में, वो तो महसूस होता है पढ़ते हुए भी। हाँ, सिर्फ पारा गिरना नहीं, वो हवा। कहानी में लिखा है हवा में जैसे बर्छियां थी, हड्डियों तक चुभने वाली ठंड। उफ। वो खेत की मेड़ पर शायद गन्ने के सूखे पत्तों या पुआल से बनी कोई कच्ची सी छतरी होगी, उसके पास बैठता है, पुआल बिछाकर लेटने की कोशिश करता है, सिकुड़ जाता है एकदम। घुटनों को छाती से लगाकर। हाँ। लेकिन ठंड है कि जाती ही नहीं। वो कांप रहा है लगातार। और ये सिर्फ शरीर का कांपना नहीं है, ये उसकी बेबसी भी दिखाता है। और उसका अकेला साथी, उसका कुत्ता जबरा। हाँ, जबरा भी है, और वो भी ठंड से बेचैन है, कूं कर रहा है, ठिठुर रहा है। ये बात कहानी को और भी ज्यादा दर्दनाक बना देती है, नहीं? कि ये ठंड सिर्फ इंसान नहीं, जानवर को भी वैसे ही सता रही है। बिल्कुल, ये प्रकृति की वो कठोरता है जो भेद नहीं करती, लेकिन उससे बचने के साधन वो सबके पास नहीं होते। सही कहा। जबरा का होना शायद हल्कू को अकेलेपन का एहसास कम कराता हो, पर ठंड के आगे तो दोनों ही लाचार हैं। हाँ, वो बीच बीच में चिलम पीता है, शायद कुछ गर्मी पाने के लिए। हाँ, चिलम पीता है शायद धुएं की गर्मी से, या बस मन बहलाने को। लेकिन वो राहत तो बस कुछ पल की है। असली जरूरत तो आग की है, अलाव की, जो वहां है नहीं। बिल्कुल नहीं। और ये आग का ना होना भी एक तरह से प्रतीक है। गर्मी, ऊर्जा, सुरक्षा, इन सब चीजों की कमी है उसकी जिंदगी में। कहानी में एक जगह आता है जब ठंड बर्दाश्त से बाहर हो जाती है तो वो जबरा को उठा लेता है। हाँ, अपनी गोद में चिपटा लेता है, सोचता शायद कुत्ते के शरीर की गर्मी से ही कुछ राहत मिल जाए। कितना मार्मिक है ये, मतलब इंसान और जानवर के बीच की सारी दूरियां मिट गई उस जरूरत के सामने। हाँ, ये सिर्फ गर्मी की तलाश नहीं है, शायद एक भावनात्मक सहारे की भी कोशिश है। उस अंधेरी ठंडी रात में जबरा ही तो है उसका साथी। लेकिन उससे भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है ना? नहीं, कहानी यही बताती है, ठंड कम नहीं होती। ये उसकी बेबसी की हद है, सारे जतन बेकार। और फिर
इसी थकान, ठंड, निराशा के बीच शरीर जवाब दे देता है। हाँ, उसकी आंख लग जाती है, वो सो जाता है। और ये नींद, शायद ये सिर्फ नींद नहीं है, ये उस तकलीफ से भागने का एक रास्ता भी है, एक तरह का पलायन। सही कहा। और विडंबना देखिए, जिस चीज के लिए वो ये सब झेल रहा था, हाँ, ठीक उसी वक्त वो हो जाता है। बिल्कुल। जब हल्कू सो रहा होता है, नीलगायों का एक झुंड खेत में घुस आता है। और नीलगायें तो किसानों के लिए वैसे ही बड़ी मुसीबत है रात में। हाँ, बहुत नुकसान करती हैं फसल का। और यहाँ तो रखवाला खुद सो गया था। जबरा भी शायद ठंड से दुबका पड़ा था। तो बस नीलगायों ने पूरी फसल चर ली, रौंद डाली। सब खत्म। महीनों की मेहनत, पानी फेरना, निराई गुड़ाई, वो सारी उम्मीदें जो फसल से जुड़ी थी, कुछ ही घंटों में सब मिट्टी में मिल गया। और ये सिर्फ एक हादसा नहीं है। ये कहानी के असल मुद्दे को सामने लाता है, इंसान की मेहनत और कुदरत या हालात की ताकत के बीच का संघर्ष। हाँ, हल्कू ने कोशिश की, ठंड सही, पर वो उन ताकतों के आगे टिक नहीं पाया जो उसके बस में नहीं थी। उसकी गरीबी ने उसे ठंड के सामने कमजोर बनाया, और उसी कमजोरी यानी नींद ने उसकी फसल छीन ली। एक तरह का विष सर्कल है ये, दुष्चक्र। फिर सुबह होती है, सूरज निकलता है, हल्कू उठता है और देखता है तबाही, खेत उजड़ा पड़ा है। हाँ, यहाँ कोई भी सोचेगा कि वो रोएगा, चिल्लाएगा, गुस्सा करेगा, अपनी किस्मत को कोसेगा, पर हल्कू की जो प्रतिक्रिया है वो हैरान कर देती है। हाँ, यही कहानी का सबसे अहम और सोचने पर मजबूर करने वाला हिस्सा है। जब सुबह उसकी पत्नी मुन्नी आती है खेत पर, देखती है कि सब बर्बाद हो गया है, तो वो उसे ताना मारती है कि यहाँ सोने आए थे या रखवाली करने। तो हल्कू का जवाब आता है कुछ ऐसा कि रात को ठंड में यहाँ सोना तो ना पड़ेगा। या शायद वो मन में सोचता है, कहता है, अच्छा ही हुआ, अब रखवाली की चिंता तो मिटी। अच्छा ही हुआ, मतलब अपनी पूरी मेहनत बर्बाद होने पर कोई ऐसा कैसे कह सकता है? ये समझ नहीं आता एकदम से। क्या है ये, सदमा या कुछ और? इसे कई तरह से देख सकते हैं। पहला तो शायद यही कि वो जो भयानक रात गुजरी, उस पीड़ा से मुक्ति मिली। वो ठंड का कष्ट इतना ज्यादा था कि फसल का नुकसान उसके सामने छोटा लग रहा है। अच्छा, कि शारीरिक तकलीफ इतनी थी कि आर्थिक नुकसान से ज्यादा भारी पड़ गई। हाँ, बिल्कुल, खासकर तब जब उसे शायद पता हो कि इस नुकसान की भरपाई की कोई उम्मीद भी नहीं है। तो क्या ये निराशा की हद है कि इंसान इतना टूट जाए कि उसे नुकसान से भी फर्क न पड़े? हाँ, ये बिल्कुल चरम निराशा है, हताशा है। ये वो हालत है जब आप लगातार हारते हारते, मुश्किलों का सामना करते करते उम्मीद करना ही छोड़ देते हैं। उसे शायद अंदर ही अंदर पता था कि वो इस फसल को बचा नहीं पाएगा, या बचा भी लिया तो इसका फायदा उसे कहाँ मिलना है, वो तो लगान और कर्ज में ही चली जानी है। तो जब वो खत्म हो ही गई, तो एक तरह से उस बेकार की चिंता का, उस तकलीफ का अंत हो गया। ये बात ये सोचने वाली है कि चिंता का बोझ इतना भारी हो जाए कि चिंता की वजह का खत्म हो जाना ही राहत लगने लगे, भले ही वो वजह आपकी रोजी रोटी ही क्यों ना हो। बिल्कुल। और यहीं पर यह कहानी सिर्फ हल्कू की कहानी नहीं रहती, ये एक बड़े सामाजिक आर्थिक सवाल पर टिप्पणी बन जाती है। हाँ, ये उस सिस्टम पर सवाल उठाती है जहां किसान इतनी मेहनत करता है, मौसम की मार सहता है, पर उसे अपनी उपज का सही दाम नहीं मिलता, या वो कर्ज के जाल में ऐसा फंसा है कि फसल हो या न हो, उसकी जिंदगी में कोई बड़ा फर्क नहीं आता। तो हल्कू का ये कहना कि अच्छा हुआ, ये उस पूरी व्यवस्था के खिलाफ एक तरह का मौन गुस्सा या गहरी उदासीनता भी हो सकती है। हाँ, कह सकते हैं। या शायद ये एहसास कि अब कम से कम उस झूठी उम्मीद से तो पीछा छूटा कि ये फसल कुछ बेहतर करेगी। कड़वा सच स्वीकार कर लेना शायद उस झूठी उम्मीद में जीने से बेहतर लगा हो उसे। हाँ, ये मुमकिन है। ये दिखाता है कि गरीबी का असर सिर्फ बाहर नहीं, अंदर तक होता है। ये इंसान की रूह को, उसकी हिम्मत को, उसकी उम्मीदों को धीरे धीरे खा जाती है। हल्कू का किरदार उसी टूटन को दिखाता है। वो मेहनत से नहीं भागा, पर जब मेहनत बेकार साबित हुई तो वो टूट गया। तो हमने इस कहानी के जरिए देखा कि कैसे हल्कू को गरीबी और ठंड के बीच एक मुश्किल, लगभग नामुमकिन चुनाव करना पड़ा। हाँ, और कैसे उसने बिना गर्म कपड़ों के रात बिताने का फैसला किया और प्रकृति की बेरहमी झेली। और फिर कैसे उसकी शारीरिक सीमाएं जवाब दे गईं, वो सो गया और उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। और आखिर में उसकी वो प्रतिक्रिया जिसने हमें सबसे ज्यादा सोचने पे मजबूर किया, अच्छा ही हुआ। अच्छा ही हुआ, अब रखवाली की चिंता नहीं रहेगी। ये एक लाइन, इसमें कितनी गहरी निराशा है। हालात के सामने पूरी तरह हार मान लेना है
और शायद उस असहनीय बोझ से मुक्ति की एक अजीब सी दुखद शांति भी है। और इस कहानी का महत्व आज भी कम नहीं हुआ है, क्योंकि ये सिर्फ हल्कू की कहानी नहीं है। ये उन लाखों करोड़ों छोटे किसानों की आवाज़ है जो आज भी मौसम के भरोसे रहते हैं, बाजार के उतार चढ़ाव झेलते हैं, कर्ज के बोझ तले दबे हैं। हाँ, और अक्सर उनकी मेहनत का फल उनके हाथ आता ही नहीं। बिल्कुल। तो ये सब हमारे लिए क्या मायने रखता है? मुझे लगता है ये हमें उन लोगों की जीवन की सच्चाई के प्रति थोड़ा और संवेदनशील बनाता है, जिनकी मेहनत पर हमारा निवाला टिका है। हाँ। ये हमें याद दिलाता है कि मेहनत का फल मीठा होता है। ये कहावत सबके लिए सच नहीं है, खासकर जब हालात इतने मुश्किल हों। और ये इंसान की हिम्मत और उसके टूटने की कहानी भी है कि इंसान कहाँ तक सह सकता है और कब वो उस पॉइंट पर पहुंच जाता है जहां नुकसान भी राहत जैसा लगने लगता है। ये गरीबी को सिर्फ आंकड़ों में नहीं बल्कि इंसानी अनुभव की तरह समझने में मदद करती है। आखिर में हम अपने सुनने वालों के ये सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर वो सोच सकते हैं। हल्कू के जो ये अंतिम प्रतिक्रिया थी, उसे आप कैसे देखते हैं? क्या ये सिर्फ निराशा है, हार है, या इसमें वो जो चरम गरीबी में जीने की कड़वी सच्चाई है, उसका एक अजीब सा स्वीकार भी है कि चिंता का बोझ इतना ज्यादा हो गया कि चिंता की वजह का मिट जाना ही एक तरह की टेढ़ी मेढ़ी मुक्ति बन गया? इस पर विचार कीजिएगा।